फिल्म की शुरुआत एक डरावने क्राइम सीन से होती है। पुलिस को एक घर के अंदर एक ही परिवार के कई लोग मृत अवस्था में मिलते हैं। घर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वहां मौजूद लोग किसी अनजान खतरे से बचने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को घर के बेसमेंट में जमीन के अंदर दबी एक अनजान लड़की की बॉडी मिलती है। उसकी पहचान से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मिलती, न उसके बारे में कोई रिकॉर्ड होता है और न ही वहां ऐसा कोई सबूत मिलता है जिससे पता चल सके कि वह कौन थी। इसी वजह से पुलिस उसे जेन डो नाम दे देती है। अब इस रहस्यमयी बॉडी को जांच के लिए टॉमी और उसके बेटे ऑस्टिन के पास भेजा जाता है। टॉमी और ऑस्टिन पोस्टमार्टम का काम करते हैं। उनका परिवार कई सालों से इसी पेशे से जुड़ा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में ही एक ऑटोप्सी रूम बनाया हुआ है। ऑस्टिन अब भी अपने पिता से इस काम की बारीकियां सीख रहा होता है, जबकि टॉमी को इस काम का काफी अनुभव होता है। इसी दौरान ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा वहां आती है। ऑस्टिन और एमा ने साथ में बाहर जाकर मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन एमा पहली बार उसके घर आई होती है, इसलिए वह घर को देखने लगती है और घूमते घूमते बेसमेंट के ऑटोप्सी रूम तक पहुंच जाती है। वहां रखी एक पुरानी बॉडी को देखकर एमा की नजर उसके पैर में बंधी छोटी सी घंटी पर पड़ती है। एमा टॉमी से पूछती है कि डेड बॉडी के पैर में घंटी क्यों बांधी गई है। इस पर टॉमी बताता है कि पुराने समय में लोगों के पास यह पता लगाने के सही तरीके नहीं होते थे कि कोई इंसान सच में मर चुका है या सिर्फ बेहोश है। इसीलिए लोग शरीर के पैर में एक घंटी बांध देते थे। अगर वह व्यक्ति जिंदा होता और हिलता तो घंटी बज जाती। समय के साथ यह एक पुरानी परंपरा बन गई। टॉमी भी इसी परंपरा को आज तक फॉलो करता है। कुछ देर बाद ऑस्टिन और एमा बाहर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां शेरिफ एक नई बॉडी लेकर पहुंच जाता है। यह वही अनजान लड़की होती है जिसे पुलिस ने उस रहस्यमयी घर के बेसमेंट से निकाला था। शेरिफ टॉमी से कहता है कि इस केस की जांच बहुत जरूरी है और उसे जेन डो की रिपोर्ट अगली सुबह तक चाहिए। ऑस्टिन को लगता है कि इस मुश्किल जांच में उसे अपने पिता की मदद करनी चाहिए, इसलिए वह एमा से कहता है कि वह कुछ घंटों बाद वापस आ जाए। एमा वहां से चली जाती है और अब टॉमी तथा ऑस्टिन जेन डो की जांच शुरू करते हैं। शुरुआत में जेन डो की बॉडी काफी सामान्य दिखाई देती है। उसकी बाहरी त्वचा पर कोई बड़ा निशान नहीं होता, लेकिन जब दोनों उसकी आंखों की जांच करते हैं तो उनका रंग सामान्य नहीं लगता। टॉमी बताता है कि आंखों में ऐसा बदलाव आमतौर पर काफी समय बीतने के बाद दिखाई देता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी कलाई और पैरों की हड्डियों में गंभीर चोट के निशान हैं। उसकी जीभ भी क्षतिग्रस्त होती है और उसका एक दांत गायब होता है। सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर से उसकी बॉडी लगभग सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर से उसके साथ बहुत कुछ हुआ था। यह देखकर टॉमी और ऑस्टिन दोनों हैरान रह जाते हैं। अब टॉमी और ऑस्टिन जेन डो की बॉडी की अंदरूनी जांच शुरू करते हैं। जैसे ही टॉमी अपना काम आगे बढ़ाने के लिए चाकू उठाता है, अचानक कमरे की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं। उसी समय वहां रखा रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बदलकर एक पुराना गाना बजने लगता है। दोनों को यह थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करके अपनी जांच जारी रखते हैं। जैसे जैसे वे जेन डो की बॉडी के अंदर की जांच करते हैं, उन्हें कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उसके फेफड़ों की हालत बहुत खराब होती है। उसके शरीर के अंदर कई ऐसे निशान दिखाई देते हैं जिनके बारे में समझना मुश्किल था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर उसके साथ अंदर से इतना कुछ हुआ था तो उसकी बाहरी त्वचा पर कोई निशान क्यों नहीं था। टॉमी और ऑस्टिन इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से किसी आवाज का एहसास होता है। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो टॉमी की पालतू बिल्ली वहां पड़ी मिलती है। यह देखकर टॉमी काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वह बिल्ली उसकी पत्नी की आखिरी यादों में से एक थी। कुछ देर बाद दोनों वापस ऑटोप्सी रूम में आकर जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें जेन डो की बॉडी के अंदर जिम्सन वीड नाम के एक जहरीले पौधे के अवशेष मिलते हैं। यह चीज उनके लिए एक और बड़ा सवाल बन जाती है
क्योंकि उस पौधे का वहां होना किसी सामान्य घटना की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। इसी बीच रेडियो पर खबर आती है कि इलाके में एक तेज तूफान आने वाला है। ऑस्टिन को अब वहां का माहौल काफी अजीब लगने लगता है। वह अपने पिता से कहता है कि बाकी जांच अगले दिन पूरी कर लेंगे, लेकिन टॉमी इस केस को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए दोनों जांच को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जेन डो के शरीर के अंदर कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है। उसी कपड़े के अंदर उसका गायब दांत भी मौजूद होता है। जब वे उस कपड़े को ध्यान से देखते हैं तो उस पर कुछ अजीब निशान बने होते हैं। टॉमी तुरंत नोटिस करता है कि जेन डो की अंदरूनी त्वचा पर भी बिल्कुल उसी तरह के निशान दिखाई दे रहे हैं। अब यह मामला और भी रहस्यमयी हो जाता है। तभी अचानक रेडियो पर फिर से वही पुराना गाना बजने लगता है। इसके साथ ही कमरे की लाइटें तेजी से झिलमिलाती हैं और कुछ ही पलों में पूरा ऑटोप्सी रूम अंधेरे में डूब जाता है। अब टॉमी और ऑस्टिन को यकीन होने लगता है कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। दोनों वहां से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे लिफ्ट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही। बाहर तेज तूफान की वजह से एक पेड़ गिर चुका होता है, जिससे घर का मुख्य रास्ता भी बंद हो जाता है। उनके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा होता। अब दोनों को समझ नहीं आता कि वे मदद के लिए किससे संपर्क करें। वे जल्दी से एक दूसरे कमरे में जाते हैं और वहां रखे लैंडलाइन फोन से शेरिफ को कॉल करने की कोशिश करते हैं। कॉल लग तो जाती है, लेकिन कनेक्शन सही न होने की वजह से उनकी बात पूरी नहीं हो पाती। इसी दौरान कोई अनजान ताकत अचानक टॉमी पर हमला कर देती है और वह घायल हो जाता है। अब ऑस्टिन को समझ आने लगता है कि जब से जेन डो की बॉडी यहां आई है, तभी से ये सारी अजीब घटनाएं शुरू हुई हैं। उसके शरीर के अंदर मिल रहे रहस्यमयी सबूत भी यही बता रहे थे कि जेन डो कोई सामान्य लड़की नहीं थी। अब दोनों फैसला करते हैं कि उन्हें जेन डो की बॉडी को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब वे वापस ऑटोप्सी रूम में पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जेन डो के अलावा वहां रखी बाकी सभी बॉडीज गायब हो चुकी होती हैं। टॉमी और ऑस्टिन यह देखकर घबरा जाते हैं कि ऑटोप्सी रूम से बाकी सभी बॉडीज गायब हो चुकी हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि जेन डो की बॉडी के साथ कुछ बहुत ही रहस्यमयी जुड़ा हुआ है। दोनों फैसला करते हैं कि जेन डो की बॉडी को आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की जाए। वे उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं और आग लगा देते हैं। शुरुआत में आग उसकी बॉडी के आसपास फैलने लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में आग पूरे कमरे में फैल जाती है। हालात बिगड़ते देख टॉमी और ऑस्टिन को मजबूरी में आग बुझानी पड़ती है। जब आग बुझती है तो वे देखते हैं कि जेन डो की बॉडी पर आग का कोई असर नहीं हुआ। उसकी त्वचा पहले की तरह बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ये देखकर दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें लिफ्ट के चलने की आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। दोनों जल्दी से लिफ्ट में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला होता है, उन्हें बाहर से एक घंटी की आवाज सुनाई देती है। यह वही घंटी होती है जिसके बारे में टॉमी ने एमा को बताया था। टॉमी को लगता है कि कोई अनजान चीज उनकी तरफ आ रही है। डर की वजह से वह अपने हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से आवाज की दिशा में वार कर देता है, लेकिन जब वे ध्यान से देखते हैं तो उनके सामने कोई रहस्यमयी चीज नहीं होती। वह ऑस्टिन की गर्लफ्रेंड एमा होती है। एमा ऑस्टिन को लेने के लिए दोबारा वहां आई थी, लेकिन टॉमी और ऑस्टिन जिस डर और भ्रम में थे, उसकी वजह से एमा की जान चली जाती है। एमा को देखकर ऑस्टिन पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। टॉमी किसी तरह उसे संभालता है और दोनों वापस लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद लिफ्ट फिर से रुक जाती है। अब दोनों एक बार फिर उसी जगह फंस जाते हैं। टॉमी और ऑस्टिन को लगने लगता है कि जेन डो की बॉडी की जांच करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें यह पता चल जाए कि जेन डो के साथ आखिर हुआ क्या था, तो शायद उन्हें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। इसलिए दोनों दोबारा ऑटोप्सी रूम की तरफ जाने का फैसला करते हैं,
लिफ्ट से बाहर निकलते ही उन्हें चारों तरफ धुआं दिखाई देता है। इसी दौरान एक अनजान ताकत फिर से टॉमी पर हमला करती है। टॉमी की हालत खराब होने लगती है, लेकिन ऑस्टिन किसी तरह उसे बचाकर वापस ऑटोप्सी रूम तक ले आता है। अब दोनों जेन डो के दिमाग की जांच करने का फैसला करते हैं। जांच में उन्हें पता चलता है कि उसका दिमाग सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वे उसके ब्रेन टिश्यू को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चलती है। उसके कुछ सेल्स अभी भी एक्टिव होते हैं। यह बात समझ से बाहर थी, क्योंकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अब टॉमी और ऑस्टिन को शक होता है कि जेन डो शायद पूरी तरह मरी नहीं है। उसकी बॉडी के अंदर कोई अनजान ताकत अभी भी काम कर रही थी, और शायद वही ताकत अब उन दोनों के साथ ये सारी घटनाएं कर रही थी। अब टॉमी और ऑस्टिन को यकीन हो जाता है कि जेन डो की बॉडी में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो उसे सामान्य इंसान से अलग बनाती है। इसके बाद वे उसके शरीर से मिले कपड़े के टुकड़े को दोबारा ध्यान से देखते हैं। उस कपड़े पर कुछ पुराने शब्द और अजीब निशान बने होते हैं। टॉमी अपनी पुरानी किताबों की मदद से इन निशानों का मतलब समझने की कोशिश करता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि इन निशानों का संबंध कई सदियों पुराने समय से हो सकता है। टॉमी को एक पुरानी घटना के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे सेलम विच ट्रायल्स कहा जाता था। उस समय कई महिलाओं और लड़कियों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया जाता था। कई लोगों को बिना सही सबूत के दोषी मान लिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। अब टॉमी और ऑस्टिन को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जेन डो की कहानी हाल की नहीं है। संभव है कि वह कई सदियों पहले इसी दौर में इन घटनाओं का शिकार हुई थी। उसके शरीर पर जो अजीब निशान थे, उसकी टूटी हुई हड्डियां और बाकी रहस्यमयी बातें सब किसी पुराने और दर्दनाक इतिहास की तरफ इशारा कर रही थीं। अब उन्हें यह भी समझ आता है कि जेन डो की बॉडी बाहर से बिल्कुल सामान्य क्यों दिखाई देती थी। उसके शरीर के अंदर पुराने निशान मौजूद थे, लेकिन उसकी बाहरी त्वचा किसी तरह खुद को सामान्य बनाए रखती थी। टॉमी को एहसास होता है कि जेन डो के साथ जो कुछ हुआ था, उसने उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक ताकत में बदल दिया। और अब जब टॉमी और ऑस्टिन ने उसकी बॉडी की जांच की, तो जेन डो ने इसे अपने साथ दोबारा गलत होने जैसा समझा। इसलिए वह उन दोनों को भी उसी तरह का दर्द महसूस करवाना चाहती थी। अब टॉमी को पता चल जाता है कि जेन डो उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। वह जेन डो से कहता है कि अगर उसे किसी की जान लेनी है तो वह उसकी जान ले ले, लेकिन उसके बेटे ऑस्टिन को छोड़ दे। टॉमी अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लेता है। कुछ ही देर बाद जेन डो की रहस्यमयी ताकत टॉमी पर असर दिखाने लगती है। उसकी कलाई और पैरों की हड्डियों में वैसी ही तकलीफ होने लगती है जैसी जेन डो की बॉडी में दिखाई दी थी। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जेन डो की बॉडी खुद को ठीक करना शुरू कर देती है। उसकी जांच के दौरान बने सभी निशान धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। कुछ ही समय में उसकी बॉडी फिर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगती है, जैसे उसके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन टॉमी की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह ऑस्टिन से कहता है कि उसकी तकलीफ खत्म कर दे। ऑस्टिन के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता है, लेकिन अपने पिता को और परेशान नहीं देख पाने की वजह से उसे भारी मन से एक कठिन फैसला लेना पड़ता है। टॉमी के जाने के बाद ऑस्टिन पूरी तरह अकेला रह जाता है। कुछ समय के लिए वहां का माहौल शांत हो जाता है। तभी ऑस्टिन को बाहर से शेरिफ की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद मदद पहुंच गई है। वह दरवाजे के पास जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि शेरिफ वही पुराना गाना गुनगुना रहा है जो रेडियो पर अपने आप बजता था। अब ऑस्टिन समझ जाता है कि यह असली शेरिफ नहीं है, यह भी जेन डो की बनाई हुई एक भ्रम की दुनिया है। अब ऑस्टिन को समझ आ जाता है कि बाहर से सुनाई दे रही शेरिफ की आवाज असली नहीं है। जेन डो उसे भ्रम में फंसाकर वहां से निकलने नहीं देना चाहती।
तभी अचानक उसके सामने उसके पिता टॉमी दिखाई देते हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर ऑस्टिन घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन डर और जल्दबाजी में उसका पैर फिसल जाता है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अगली सुबह पुलिस उस घर में जांच करने पहुंचती है। शेरिफ जब अंदर जाता है तो उसे वहां का नजारा देखकर हैरानी होती है। घर के अंदर फिर से वैसी ही रहस्यमयी घटनाओं के निशान दिखाई देते हैं जैसी कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि जेन डो की बॉडी बिल्कुल सही हालत में रखी होती है। उसकी बॉडी पर जांच के दौरान बने कोई निशान दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कभी कोई जांच हुई ही नहीं थी। अब शेरिफ को शक हो जाता है कि इस पूरी घटना के पीछे जेन डो की बॉडी का ही कोई रहस्य है। वह अपने साथ आए अधिकारियों से कहता है कि इस बॉडी को यहां से हटाकर किसी दूसरी जगह ले जाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जेन डो की बॉडी को एक गाड़ी में रखकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। रास्ते में अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उसमें फिर से वही पुराना गाना बजने लगता है जो पूरी कहानी के दौरान कई बार सुनाई दिया था। इससे पता चलता है कि जेन डो की रहस्यमयी ताकत अब भी खत्म नहीं हुई है। फिल्म के आखिरी सीन में जेन डो के पैर की उंगलियों में हल्की सी हरकत दिखाई देती है, यानी वह अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। और इसी रहस्यमयी सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जेन डो के साथ सदियों पहले बहुत गलत हुआ था। उसके साथ हुई घटनाओं ने उसे एक साधारण इंसान से एक रहस्यमयी और खतरनाक ताकत में बदल दिया। उसकी बॉडी बाहर से हमेशा सामान्य दिखाई देती थी, लेकिन उसके अंदर उसके पुराने दर्द और रहस्य छिपे हुए थे। जब भी कोई उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता तो वह उसे अपने लिए एक नए खतरे के रूप में देखती थी। इसी वजह से टॉमी और ऑस्टिन को भी उन डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ा। फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि जेन डो की बॉडी देखने में मृत लगती थी, लेकिन उसके अंदर मौजूद रहस्यमयी ताकत उसे खत्म नहीं होने देती थी। तो यह थी द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की पूरी कहानी और एक्सप्लेनेशन। आपको यह मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगली बार आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उसका नाम भी कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपके लाइक और कमेंट से हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।